Class 10 History Chapter 1. Next video. The making of nationalism in Europe. Means यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. That we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdom, duchies, and the cantons, whose rule their Ottomanist territories, Eastern and Central Europe, were under the autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को अगर देखते हैं तो वैसे हमें कोई राष्ट्र नहीं, कोई देश नहीं दिखता है जैसे कि आज हम देखते हैं. उस समय जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हो, तब वो राजशाही यानी राजा का वहाँ पर राजा डच हो या कैंटोनों में बटे हुए थे, जिनके शासक को स्वायत्ता क्षेत्र थे. पूर्वी और मध्य यूरोप में राजाओं का राज था, जिनके अधीन ये राज्य थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे. वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे. अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे. उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में जन समूहों को जोड़कर बना था. इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया के सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के जो कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे. हैम्बर्ग में साम्राज्य के लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा भी शामिल थी. इसके साथ साथ कई तरह की बोलियां भी जिस तरह के जो क्षेत्र के जो लोग रहते थे वहाँ पर वैसी ही भाषा का प्रयोग भी किया जाता था. हैम्बर्ग सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग भी रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निवोला, स्लेवेंस, दक्षिण में क्रूडेट तथा पूरब की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रोमन लोग. ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था. इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाले तत्व केवल सम्राट के प्रति ही निष्ठा रखते थे. नेक्स्ट टॉपिक 2.1 हमारा द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास. यहाँ पर बताया जा रहा है जो अपर क्लास था और मिडिल क्लास, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग के यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में से बंधे हुए थे. क्षेत्रीय विभाजन के आर पर वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे. राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे. उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जबकि जनसंख्या का अधिकांश लोग कृषक थे यानी कि खेती करते थे. पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काम करने वाले खेती और मजदूर रहते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर जमीन के मालिक जो होते थे वो खेती करते थे. पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्यिक विकास करने में लगे रहते थे. इसी बीच में इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में या 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था. इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए. नए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे. मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों में छोटा था. सबसे लोअर क्लास के जो लोग थे उनके जो भी अधिकार थे उसे समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो सके. नेक्स्ट हमारा व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.